हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि 9th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। ओके, तो हम सब चीज़ एनसीईआरटी से डायरेक्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से समझ लेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप बाद में एक बार खुद से एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट पढ़ लेना, ताकि आपको हर चीज़ याद भी रह जाए। अभी याद मत रखो, अभी बस समझ लो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सेल। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. ठीक है, तो आपको ये जानना है कि रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कॉर्क मतलब जो बार्क ऑफ द ट्री, जो बड़े बड़े पेड़ों के जो तने होते हैं उस पर आपने देखा होगा बार्क निकाल सकते हैं हम, जो उसका छिलका जैसा होता है, तो उसका एक पार्ट है कॉर्क। तो कॉर्क को जब रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, तो उनको उसमें हनीकॉम स्ट्रक्चर दिखा। हनीकॉम स्ट्रक्चर मतलब कुछ ऐसा दिखेगा उनको। हनीकॉम देखा होगा आपने, ये ऐसा पॉलीगोनल होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उनको देखे जाए, टाइल्स जैसे होता है ना, आप देखोगे तो समझ जाओगे। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उनको मिला। आगे भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर आपको ऑनियन पिल में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो दिखेगा। ये देखो, सेल्स ऑफ एन ऑनियन पिल, ये जैसे अरेंज हुए हैं ना, पॉलीगोनल सेल्स हैं, उनके बाउंड्रीज हैं। ये देखो, ये बाउंड्री है एक सेल का, तो ये इसको हनीकॉम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, तो हमने क्या जाना, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉर्क, जो कि ट्री के बाग से आता है, उसको एग्जामिन करते हुए हनीकॉम स्ट्रक्चर उनको मिला, ऑब्जर्व किया उन्होंने। तो दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। अच्छा, सेल का मीनिंग क्या है? लैटिन में सेल का मतलब है अ लिटिल रूम, मतलब जेल को पहले हम सेल बोलते थे, या फिर लिटिल रूम। एनसीईआरटी में दिया है अ लिटिल रूम, वही आपको पता होना चाहिए। दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी। इनको ये पता चला कि बड़े बड़े पेड़, उनके जो पार्ट्स हैं, पेड़ हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो सब छोटे छोटे सेल्स से बनते हैं। सेल आपको नेकेड आई से दिखेगा नहीं, बहुत छोटे होते हैं। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर एक बड़ा पेड़ जैसा चीज़ बना सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? तो ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है, जिसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको एक ऑनियन लेना है, अनियन का पेल निकालना है, मतलब प्याज का जो छिलका है उसको निकालना है, उसको थोड़ा प्रोसेस करना होता है, मतलब स्टेन करना होता है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप छिलके को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये सब सेल्स हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं आपको दिखते नहीं हैं नेकेड आई से, वो मिलकर एक बड़ा सा ऑर्गन बना देते हैं, जैसे प्याज का छिलका, और ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलकर बड़ा सा प्याज बना लेते हैं। ठीक है, तो सेल्स आपको दिखेंगे कि सेल का ये जो न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ये सेल का एक पार्ट है। हमारे जैसा ब्रेन होता है अपना सेंटर, सेल का सेंटर होता है न्यूक्लियस। ये सेल का, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये उसका बाउंड्री है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, ये उसका कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेंटर है। और ये जो बाउंड्री होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस बाउंड्री को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे अपना स्किन होता है जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटसाइड के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, वैसे सेल का जो बाउंड्री है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। आगे ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, आपने देखा है वो ये जो सेल्स हैं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं सब, हर कोई पॉलीगोनल शेप का है, सब में न्यूक्लियस है, लगभग सेम ही दिखते हैं, सिमिलर हैं। ओके, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब।
We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. ऐसा नहीं है कि अगर बड़ा सा अनियन ले लो तो उसके सेल्स भी बड़े हो जाएंगे, छोटा सा अनियन में छोटे छोटे सेल्स, ऐसा नहीं है. अगर अनियन बड़ा है तो सेल्स के नंबर ऑफ सेल्स बड़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कम सेल्स मिलकर छोटा स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये ऐसा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है. चींटी से लेकर हाथी तक. हाथी भी सेल से बना है, छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है. चींटी भी छोटे छोटे सेल्स मिलकर बने हुए हैं. बट ऐसा नहीं है कि चींटी के सेल्स छोटे हैं, हाथी के सेल्स बड़े हैं. हाथी के नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं, चींटी में नंबर ऑफ सेल्स कम है. बस वही लिखा है कि onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they come from. These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. तो cells क्या हैं? Basic building units of the onion bulb. जैसे बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, एक ब्रिक के ऊपर एक और ब्रिक, ऐसे ब्रिक्स, बहुत से ब्रिक्स जोड़ के एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाते हैं. बहुत ऊंचे इमारत जो बनते हैं सब छोटे छोटे ब्रिक्स से बनते हैं. वैसे ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे जितना भी बड़ा हो, छोटे छोटे सेल्स से मिलाकर बनाया जाता है. ओके, तो नॉट ओनली ऑनियंस, ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स. हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल्स दैट कैन लिव ऑन देयर ओन. मतलब ऐसा है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं. जैसे कि हाथी, इंसान, आप जो भी ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं वो सब मल्टी सेलुलर है. मल्टी मतलब बहुत सारे. तो दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब. These structures are called cells. Not only onions but all organisms that we observe are made up of cells. However, there are also single cells that live on their own. अच्छा, ऐसा है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. वैसे ही सिंगल सेल्स भी खुद ब खुद जीवित रह सकते हैं. मतलब जैसे कि माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हुआ, या फिर आपका अलग अलग टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वो सब सिंगल सेल्स से बने हुए होते हैं. और हम जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स मिलकर बनते हैं. ठीक है, तो द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंसेज led to the discovery of the microscopic world. अगर मैग्नीफाइंग लेंस या फिर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हमको पता ही नहीं चलता कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में क्या है, ये कुछ है भी हमको नहीं पता होता, क्योंकि हमको दिखता ही नहीं वो. तो इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिजम्स एज इन अमोइबा, आपको जो बता रहा था, क्लैमिडोमोनास, पैरामोइसियम एंड बैक्टीरिया. तो अमोइबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामोइसियम एंड बैक्टीरिया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनि मतलब सिंगल, मतलब एक सेल, यूनि वन सेलुलर, वन सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म. और ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी मतलब मेनी, सेल्स सेल, बहुत सारे सेल्स, मल्टी सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक बड़ा सा बॉडी बनाते हैं. तो वो भी हैं जो हमको हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं वो सब मल्टी सेलुलर है. जैसे कि फंजाई, इसका एग्जांपल्स ऑफ फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल. हाउ, ये कैसे हुआ? इतना बड़े बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हाथी देखो, पेड़ देखो, चींटी भी देखो, चींटी में भी मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, तो वो सब एक ही सेल से बने होते हैं. ये कैसे? क्या होता है कि सेल्स डिवाइड कर सकते हैं. हम जो साइज में बढ़ते हैं, जैसे सेल डिवाइड कर सकते हैं. ये फॉर एग्जांपल एक सेल हुआ, ये जब डिवाइड करता है तो ये 2 सेल बनेगा, ये 2 सेल बना, फिर ये डिवाइड करेगा, ये और 2 सेल बनाएगा, ये डिवाइड करेगा, ये और 2 सेल बनाएगा. देखो एक सेल से कैसे 4 सेल्स बन गए, दो डिवीज़न, 2 राउंड ऑफ डिविजन्स में एक सेल से 4 सेल्स बन गए. वैसे ही एक सेल से हज़ार सेल्स बन सकते हैं, और उसके प्रोजेनी से और सेल्स बन जाएंगे. प्रोजेनी मतलब उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे कि ये सेल का ये 2, इसके नेक्स्ट जनरेशन में ये 2 सेल्स हैं, उनसे 4, फिर ये और बनाएंगे. ये सब डिवाइड करते करते ऐसे बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं. तो सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स ऑफ द ओन काइंड.
तो ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही कहीं मतलब ऐसे ही सेल्स निकल नहीं आते। जो भी आपको सेल आज तक दिखा है या फिर जो भी जीवित चीज़ आपको दिखी है जो सेल से बनी है, वो प्रीवियसली एक सेल से ही आई है। वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली सेल्स बन नहीं जाते, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद ब खुद बन नहीं जाते। ओके, ईजी था। फिर ये देखते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सेल एक शेप का नहीं होता, जैसे कि ऑनियन पिल में आपको दिखा था ऐसा पॉलीगनल शेप था। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में ये कुछ सेल्स, ये देखो नर्व सेल, ये कितना अलग साइज का न्यूक्लियस यहाँ पर है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, इसका इतना एलोंगेटेड सा बॉडी है। फिर ये देखो ब्लड सेल्स, ब्लड में भी आप हमको लिक्विड दिखता है, बट ब्लड में भी हज़ार सेल्स होते हैं, जो कि कोई ऑक्सीजन कैरी करता है, कोई न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, कोई इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो ब्लड में भी बहुत सारे सेल्स हैं। ये देखो, ये है मसल, ये सबसे अच्छा एग्जांपल। ये देखो बोन सेल, हड्डी कैसा दिखता है, हड्डी कुछ ऐसा दिखता है। हमको जो टिपिकल शेप मालूम है, हड्डी कुछ ऐसा ही दिखता है, बट ये देखो, ये बोन सेल है, ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल अलग। बहुत सारे ऐसे सेल्स मिलकर ऐसा है कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है। ओके, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, some cells like amoeba have changing shapes. In some cases, the cell's shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, the nerve cells have a typical shape. इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो यहाँ देखा, इतने तरह के उसके स्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ये उसके फंक्शन पर आधारित है। जैसे कि ब्लड सेल्स ऐसे राउंड क्यों हैं, क्योंकि ब्लड में छोटे छोटे जो कैपिलरीज होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, उनमें से इस सबको निकलना है, सबको पास करना है, तो ये फ्लेक्सिबल टाइप का है। मतलब आपको बस ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको बस ये समझना है कि क्योंकि उनका फंक्शन ही ऐसा है कि सब कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड में बहना है, उनका शेप इसीलिए ऐसा है। मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट यानी मसल मूवमेंट में जो हेल्प करता है, वो खुद एक तरह का तो मूवमेंट करेगा ही ना, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो मसल्स, उसका शेप भी ऐसा ही है। ये देखो नर्व सेल क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये जैसे कि ऐसा इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन वो कैरी करता है, तो एलोंगेटेड है ताकि ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर सके। नर्व सेल्स तो बहुत लंबे हो सकते हैं। तो सो बोन सेल्स भी वैसा ही है। तो ऐसा है कि हर तरह का शेप पॉसिबल है एक सेल के लिए, उसके फंक्शन पर बस वो डिपेंड करता है। अमोएबा का जैसा एक चेंजिंग शेप है। अमोएबा क्या करता है, अमोएबा ये आपको याद नहीं रखना है, बस समझा रहा हूँ। ये फॉर एग्जांपल अमोएबा है, ये क्या करता है, चलने, इसका जो बाउंड्री जिसको हमने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो अपना शेप चेंज कर सकता है। जैसे कि अपना शेप ऐसा बना लेगा। ठीक है, होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अमोएबा को कुछ खाने का चीज़ मिल गया, ये फॉर एग्जांपल उसको खाने का चीज़ ये मिल गया। ओके, ये उसका खाने का चीज़ है। अमोएबा क्या करेगा, अपना शेप चेंज कर देगा। कैसे करेगा, ये उसके खाने का चीज़ है, अमोएबा अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फोल्ड कर देगा, फिर उसको एनवलप कर लेगा। फिर क्या करेगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो आ जाएगा, खाने का पार्टिकल आ जाएगा। इसको एनवलप कर लिया ये, फिर इसको वो डाइजेस्ट भी कर लेगा। ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब आ गया, उसने उसको पकड़ लिया अपने शेल को, फिर वो डाइजेस्ट करेगा। ऐसे ही फिर उसको बाहर भी निकाल देगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा उसको निकाल देगा। तो ये अपना शेप चेंज कर लेता है ऐसे। ओके, ये कुछ आपको याद नहीं रखना, बस समझाने के लिए बोल दिया। तो आपको बस ये समझना है कि सेल्स क्या होता है, अपने फंक्शन के आधार पर अपना शेप ऐसा ही उसको मिलता है। ये जेनेटिकली उसका होता है। ओके,
So in some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. आपको दिखाया था nerve cells कैसे elongated होता है. Okay. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. अच्छा, living organism क्या करता है? आप अपना एग्जाम्पल देख लो. आप खाते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, आप रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. वो सब काम एक सिंगल सेल भी कर सकता है. ठीक है, सिंगल सेल जैसे आपको अभी दिखाता है, अमोएबा खा सकता है. वही अमोएबा वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ऑक्सीजन लेता है, रेस्पिरेशन करता है. तो एक बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कुछ कर सकता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी वो सब खुद ब खुद कर सकता है. मतलब ये समझ लो कि एक सेल खुद में ही एक लिविंग एंटिटी है. ओके, तो हाँ, तो लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर characteristic of all living forms. How does a living cell perform these basic functions? तो ये करता कैसे? तो हमको पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है. जैसे कि आपका बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? आपके खाने को डाइजेस्ट करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है. वैसे मस्कुलर सिस्टम क्या करता है? मसल्स क्या करते हैं? आपको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो अलग अलग आपके बॉडी के पार्ट्स जो हैं अलग अलग काम के लिए उनको वो हैं, अलग अलग काम वो करते हैं. तो उनमें डिविजन ऑफ लेबर है. तो हमारे में जो अलग अलग काम करते हैं क्या होता है? बॉडी में ऑर्गन्स हैं. जैसे ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम के लिए, रोल्स के लिए हैं. वैसे ही सेल के पास भी अपने खुद के ऑर्गन्स होते हैं, बट हम उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स. हमारा जैसा अलग अलग ऑर्गन है, ब्रेन है, स्टमक है, मसल है, वैसे सेल का भी है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स. ओके, वही चीज़ अभी समझाया एनसीईआरटी ने. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स वो क्या कहते हैं? डिविजनल लेबर करते हैं. दिस मीन्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. द ह्यूमन बॉडी हैज़ हार्ट टू पंप ब्लड, स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन. बताया था अलग अलग ऑर्गन्स हैं अलग अलग काम करने के लिए. स्टमक क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा. हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा. सिमिलरली डिविजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन within a single shell. In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. वही आपको बताया था, सेल ऑर्गेनल्स होता है. ये हाईलाइट कर लेता हूँ. जैसे हमारा ऑर्गन है, सेल का ऑर्गेनल्स होता है. बस each kind of cell organelle performs a special function such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, and so on. A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. हमारे जैसा कोई एक ऑर्गन निकाल दो, हार्ट को निकाल दो, तो जिंदा बचेगा क्या इंसान? वैसे ही सेल के लिए ऑर्गेनल्स हैं, वो उसके वाइटल है उसके जिंदा रहने के लिए. ओके, तो दिस ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल. तो ये है कि ऑर्गेनल्स खुद ब खुद तो जिंदा नहीं रह सकते, वो सब मिलकर एक सेल बनाते हैं. इसलिए सेल को हम बेसिक यूनिट बोलते हैं. क्योंकि जैसे कि हमारा बॉडी है, बॉडी में बॉडी किससे बना है? ऑर्गन सिस्टम से बना है. ऑर्गन सिस्टम किससे बना है? ऑर्गन से बना है. तो हम उसको डिवाइड करते करते सेल तक पहुँचे हैं. तो बट सेल को अगर हम, सेल वो लास्ट यूनिट है डिवीज़न का जो खुद ब खुद जिंदा रह सकता है. अगर हम सेल को डिवाइड कर देंगे, जो ऑर्गेनल्स हैं वो खुद ब खुद जिंदा नहीं रहेंगे. ठीक है, इसीलिए हम सेल को बेसिक यूनिट बोलते हैं. तो सेल बेसिक यूनिट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे सेल्स मिलकर एक बॉडी को बना सकते हैं. ओके, इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. चाहे हाथी के हार्ट का सेल हो या चींटी के पैर का सेल हो, हर सेल में वही सेम ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है, ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, बताया था रॉबर्ट हुक, वो माइक्रोस्कोप के नीचे और कॉर्क को एग्जामिन करते सेल्स, उसको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा, वो उसको सेल नाम दिया. व्हाई इज अ सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि बहुत सारे सेल्स मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा बॉडी बनाता है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं
यही क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ये जो एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चंस है, इन्हीं क्वेश्चन से ही आपके स्कूल के एग्ज़ाम में सवाल पूछते हैं। ठीक है, ये कर लो तो आपके 99% एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा ईजी ही बचेगा, वो आप कर लेंगे। तो अगर आपको फुल मार्क्स लाना है या अच्छा करना है तो आप ये सवाल एनसीईआरटी के सवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल ये सब कर लें, उसी में से ही क्वेश्चन आएगा। तो व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। आपको पता चल गया सेल क्या है अब, और सेल में न्यूक्लियस होता है बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बताया था, सेल ऑर्गेनल्स होता है बताया था, वही सब अभी यही सब लिखा हुआ है। तो उसको थोड़ा मैं रिपीट कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल एक सेल है। ओके, अच्छा नहीं बना, थोड़ा रुको। हाँ, तो ये फॉर एग्जांपल एक सेल है। सेल के, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको बताया था, जो बाउंड्री है इसका, इसके अंदर है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर है न्यूक्लियस, यहाँ तक तो मैंने बताया हुआ था। और न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर दूसरे भी बहुत सारी चीज़ें होंगे, उसको बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनल्स होंगे। जैसे हमारा ऑर्गन होता है वैसे ही सेल के ऑर्गेनल्स होंगे, छोटे छोटे। ये क्या है अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि ऑर्गेनल्स बहुत सारे हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया हुआ है, ये जो है ये है न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस। ये उसका बाउंड्री है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अंदर जो छोटे छोटी चीज़ें हैं ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनल्स। ओके, ऑर्गेनल्स। अच्छा, एक चीज़ और है, इसके अंदर ये जो बाकी का जो स्पेस होता है, ये देखो, ये जो बाकी का स्पेस है, अच्छा ऑर्गेनल्स अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, समझ लो। ठीक है, ये जो बाकी का, ये एक जेल जैसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये सब सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ये फॉर एग्जांपल ऑर्गेनल्स है, मैंने उसको रेड से अभी मार्क कर लिया है। ऑर्गेनल्स जो है, ये जो जेल जैसा मैट्रिक्स है, एक लिक्विड जैसा मैट्रिक्स है, उसके अंदर वो सारे होता है, फ्लोट करते रहता है या फिर अटैच होते हैं। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म वो लिक्विड है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसके अंदर वो लिक्विड होता है। उस लिक्विड्स में ये सारे ऑर्गेनल्स उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं। उसके अलावा आपके पास न्यूक्लियस है जो कंट्रोल सेंटर है। बस यही है, ओवरऑल यही चीज़ है। बाकी आपको थोड़ा डिटेल में ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है बस। ठीक है, what is a cell made up of, what is the structural organization of a cell। ठीक है, then okay, so we saw above that the cell has special components called organelles, बताया था। तो सेल कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है। If we study a cell under a microscope, we would come across 3 features in almost कहाँ गया, every cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसका बाउंड्री होता है, न्यूक्लियस उसका कंट्रोल सेंटर, एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, all activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features। Let's see how। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो this is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब है क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है, कितना उसके अंदर मतलब क्या बोलेंगे, वो कितना उसके अंदर कितना सारे डिफ्यूज़न नहीं, सल्यूट्स, कितने सल्यूट्स उसके अंदर आते जाते रहते हैं, उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। ओके,
सो सिलेक्टिवली परमेबल मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी सेल के अंदर घुस जाएगा या कुछ भी सेल से निकल जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सिलेक्ट करता है, वो डिसाइड करता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं चाहिए, वो निकाल देगा, सेल से निकाल देगा, वो अंदर वापस उसको आने नहीं देगा। ऑक्सीजन वो अंदर आने देगा, न्यूट्रिएंट्स वो आने देगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल वो बाहर भेज देगा। तो इसलिए उसको सिलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर पार्टिकल्स। It also allows or permits the entry and exit of some material in and out of the cell. It also prevents movement of some other material. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. Okay. So how does the movement of substances take place into the cell? How do substances move out of the cell? ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें जाननी पड़ेगी, जो है डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। पहले जान लेते हैं डिफ्यूज़न क्या है। डिफ्यूज़न, ओके, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, ठीक है। डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न इज spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. ओके, ये लाइन मैं आपको बाद में समझा दूंगा, अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। यहाँ समझा लेते हैं। ओके, मान लीजिए आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन है O2, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, या फिर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है। मैं आपको ये बस बताना चाहता हूँ, कोई भी गैस का हो, एक मॉलिक्यूल है। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कितने हैं? 5 मॉलिक्यूल्स हैं। आपने एक कंटेनर लिया, छोटा सा कंटेनर है, छोटा सा कंटेनर लिया, उसमें ये 5 मॉलिक्यूल्स आपने फिल कर दिए। देखो उनको पास ज़्यादा मूवमेंट के लिए जगह नहीं है। ये कैसा है? जैसे कि छोटे से कमरे में, छोटे से बेडरूम में आपने 20 लोगों को बंद कर दिया। वो क्या कंफर्टेबल होंगे? बिल्कुल नहीं। वो उनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होगा घूमने का। फिर वही अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उस कंटेनर का साइज़ बड़ा कर दिया, ठीक है, और अभी ये 5 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? दूर दूर हो जाएंगे, अपना क्या स्पेस खुद ले लेंगे। वही आप जैसे समझो कि वही 20 आदमी उनको अपने छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, एक बड़े से हॉल में आप उनको बंद कर देंगे। अभी उन्होंने क्या किया? अपना खुद का स्पेस, अपना एटलीस्ट बाउंड्रीज बढ़ा दिया। तुम वहाँ बैठो, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, ये चिपक के नहीं बैठते। तो वही है डिफ्यूज़न। ये क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ? तो ऐसा कुछ होता है कि क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये लोग रैंडमली ऐसा मूवमेंट करते होंगे। हवा है, कहीं भी मूव करेगा, ऐसा ही समझ लो, ठीक है। तो क्योंकि रैंडमली मूव करते हैं तो एक दूसरे से भी टकराते होंगे, तो यही टकराव में जो रैंडम मूवमेंट होता है उनका, तो इसीलिए वो जितना चाहे उतना दूर हो जाना चाहता है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न अभी हमने क्या बोला था कि डिफ्यूज़न कहाँ गया? हाँ, डिफ्यूज़न इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ही हो जाता है, आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता कि बड़े कंटेनर में जब मॉलिक्यूल्स बड़े कंटेनर में जाएं उनको धकेलना नहीं होता, अपने आप ही अलग अलग जगह पे चले जाता है। मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन आप समझते हैं? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल ये है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने स्पेस में है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय वॉल्यूम ऑफ जहाँ भी वो है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, तो ये ऊपर वाला सेम हो गया, बट यहाँ पर कंटेनर का वॉल्यूम छोटा है। तो क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम है, ये वॉल्यूम कम हो जा रहा है, इसका मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई है। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, बट यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा है। वॉल्यूम क्योंकि बड़ा है तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कम है। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल मैं ये दो कंटेनर को जो है ना मैं जोड़ दूंगा।
या फिर एक स्पेस में ले आऊँगा तो क्या होगा। ये देखो, यहाँ पर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये जो चिपक के ये जो 5 मॉलिक्यूल्स बैठे थे, ये जो चिपक के बैठे थे, यहाँ पर ये लोग फ्रीली घूम रहे हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। ये जो 5 ये जो चिपक के बैठे थे, क्या अभी ये लोग वैसे चिपक के बैठेंगे? नहीं, इनको अपने अंदर कॉलिजन नहीं चाहिए, ये भी रैंडमली घूमेंगे, ये भी इस साइड आ जाएंगे। फिर क्या होगा, मैं इसको थोड़ा मिटा के दिखा रहा हूँ। ये पूरा मिट गया, ठीक है। फिर क्या होगा, ये सारे रैंडमली घूमेंगे, जो 10 थे ये सारे रैंडमली घूमेंगे। बट अभी यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन थी, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड होती थी, हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, और यहाँ पर पहले लो कॉन्सेंट्रेशन थी, तो मूवमेंट क्या हुआ, जो गैस पार्टिकल्स यहाँ पर थे, अलग कलर से देख रहा हूँ, ये जो गैस पार्टिकल्स यहाँ पर थे यहाँ आ गए। क्या हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन के एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन के एरिया में आ गए, ताकि उनको चिपक के ना बैठना पड़े। आप ऐसा समझ लो कि ये 2 कमरे हैं, यहाँ ये 2 कमरे हैं, यहाँ पर ये उसका दरवाज़ा, ये बड़ा सा हॉल है, ठीक है। यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं दूर दूर होकर, फॉर एग्जांपल 4 लोग बैठे हैं दूर दूर होकर, यहाँ पर चिपक के 4 लोगों को आपने बिठा दिया, ज़बरदस्ती बिठा दिया, उनको स्पेस नहीं मिला। तो लोग क्या करेंगे, अगर दरवाज़ा खुल जाता है तो लोग क्या करेंगे, बड़े वाले हॉल में आके रुक जाएंगे, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो यही इसी को बोलते हैं हम डिफ्यूज़न। हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से ये लोग लो कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह को आ गए। ये अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, तो वही बस लिखा हुआ है, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इट इज़ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो। इसी को बोलते हैं हम डिफ्यूज़न, ठीक है। अच्छा, हमने कॉन्सेंट्रेशन को क्या डिफाइन किया था, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय वॉल्यूम, ओके। तो डिफ्यूज़न को हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय वॉल्यूम। मैं इसको मिटा देता हूँ, एक और चीज़ आपको बतानी है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन का एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं टॉनिसिटी। टॉनिसिटी जो है, कॉन्सेंट्रेशन भी वही है, कॉन्सेंट्रेशन ही वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। टॉनिसिटी जो है, कॉन्सेंट्रेशन वही है, आपको बस ये याद रखना है, ओके। तो एक और मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, ये बड़ा सा कंटेनर है, जिसके अंदर मैंने एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है। सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन मतलब वो कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है, कुछ चीज़ों को नहीं। किसको क्या आने जाने देता है, अभी वो बताता हूँ आपको, ओके। एक मिनट, हाँ। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी ले लिया, सॉरी, एक मिनट, हाँ, इसके अंदर मैंने क्या किया, पानी ले लिया। ये पूरा जो एरिया है, इसको पानी से मैंने भर लिया, ओके। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम वायग्राम बनाकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पानी ले लिया है, ये जो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्या है, ये पानी को फ्रीली अलाउ करेगा, इधर भी आ सकता है पानी इस साइड से इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो पानी कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, ओके। तो वहाँ पर अभी मैंने क्या किया, कुछ सल्यूट्स लिए, जैसे कि आप नमक मिलाते हैं पानी में, नमक क्या होता है, वो सल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, तो टोटल मिलाकर सल्यूशन हुआ। तो वो सब छोड़ो, अभी मैंने यहाँ पर कुछ सॉल्यूट लिया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने 2 मॉलिक्यूल सॉल्यूट लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने 5 मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है,
ठीक है, तो तुम बोलो कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट का किस साइड हाई है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किस साइड हाई है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों तरफ वॉल्यूम सेम है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन इस साइड क्या हुआ, सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड ज़्यादा है, इस साइड लो है। ठीक है, बट ये क्या, तो इससे होना क्या चाहिए, इससे होना ये चाहिए कि यहाँ पर जो सॉल्यूट्स हैं उनको इस साइड आना चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक। बट ये जो बीच में सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है वो पानी को तो अलाउ कर देता है इस साइड जाने को, एक दूसरे के साइड को जाने के लिए अलाउ कर देता है पानी को, बट सल्यूट को अलाउ नहीं करता। तो सल्यूट क्या होगा, इस साइड जा नहीं पाएगी। ओके, तो इससे आप समझो कि अभी डिफ्यूज़न कैसे होगा। डिफ्यूज़न का काम क्या है, दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम करना होता है उसे। तो क्योंकि अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज नहीं हो सकता, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है दोनों और चेंज नहीं हो सकता, क्या चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा। वॉल्यूम किससे चेंज होगा, पानी आने जाने से चेंज होगा। तो क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो इस साइड मुझे कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए क्या बढ़ाना होगा, वॉल्यूम बढ़ाना होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो अगर मैं वॉल्यूम को भी ज़्यादा कर दूँ तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है कि पानी इस साइड से इस साइड आ जाता है, पानी इस यहाँ मूवमेंट कर रहा है, पानी का मूवमेंट हो रहा है थ्रू द सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, ना कि सल्यूट का। सल्यूट वही के वही क्या है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ डिक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि पानी इधर से इधर जा रहा है, और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम थे, इस साइड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम थे और वॉल्यूम अभी यहाँ पर कम हो रही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलरेडी कम थे, वॉल्यूम कम हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये नीचे वाला कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ करी है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ करिए तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। तो समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है, टॉनिसिटी भी वही है, ये बस याद रखने को है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मैं सब क्लियर कर लेता हूँ एक बार, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पानी, फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर सल्यूट क्या है, फिक्स्ड है, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी, इधर से इधर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। बट वॉल्यूम चेंज करने के लिए पानी इधर से उधर जा सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी क्या करेगी, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम को बढ़ाना होगा, तो पानी क्या करेगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ से क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, इस साइड पर वॉल्यूम घट रहा है, इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या टॉनिसिटी बढ़ेगी, यहाँ पर टॉनिसिटी या कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर पानी का हाई कॉन्सेंट्रेशन समझ लो, या ये नोट करो कि पानी का हाई कॉन्सेंट्रेशन, पानी के हाई कॉन्सेंट्रेशन से पानी के लो कॉन्सेंट्रेशन को जा रही है। यहाँ पर पानी का हाई कॉन्सेंट्रेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सल्यूट कम है तो पानी ज़्यादा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर क्योंकि पानी ज़्यादा है, कम पानी वाले एरिया को जा रही है। तो ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूज़न है, मतलब पानी के ही डिफ्यूज़न को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में वाटर लिखते हैं, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई concentration to region of low concentration through a selectively permeable membrane। ठीक है,
अभी वही चीज़ दोबारा से NCERT डायरेक्ट पढ़ के मैं समझा देता हूँ। अच्छा, तो अभी मैंने आपको डिफ्यूज़न समझाया था, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। अभी ये देखो, समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सेलुलर वेस्ट है, एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर हाई हो जाती है तो क्या होगा, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होकर बाहर निकल जाएगी। वही है डिफ्यूजन। तो इन सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कॉन्सेंट्रेशन carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of carbon dioxide inside and outside of a cell, carbon dioxide moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. वही चीज़ आपको मैंने जो बताया था वही चीज़ लिखा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रही है। सिमिलरली ऑक्सीजन भी बाहर अगर उसका लेवल ज़्यादा है और अंदर कम हो जाती है क्योंकि अंदर यूटिलाइज हो जाता है तो वो सेल के अंदर एंटर कर जाती है। सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. ये आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए। Water also obeys the law of diffusion, the movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. वही अभी आपको बताया था। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration. Higher solute concentration अभी आपको बताया था कि यहाँ पर इस साइड में concentration of solute ज़्यादा है, इस साइड concentration of solute लो है, तो पानी क्या क्या इधर से इधर मूव कर गया। सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, जो पार्टिकल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन, ओके, वही चीज़ समझाया था, वही चीज़ है अभी। तो इसमें अभी आपको 3 केस सिनेरियोज मिलेंगे। ओके, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ ऊपर से, आप मुझे बोलेंगे कि होगा क्या। ठीक है, ये एक सेल है, ये सेल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी वाटर है, ठीक है, इसके बाहर भी वाटर है। मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं पहले वाटर ही बना लेता हूँ, ठीक है। ये सेल हुआ, सॉरी ये वाटर है। अभी मैंने क्या किया है, एक सेल लिया है, सेल के अंदर ये क्या हुआ, ये बना है न्यूक्लियस। फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर टॉनिसिटी ज़्यादा है, मतलब टॉनिसिटी मतलब सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, बाहर सल्यूट बहुत ज़्यादा है, अंदर सल्यूट कम है। ये सेल के वही सेम सल्यूट अंदर कम है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। पानी किस तरफ जाएगी, यहाँ सल्यूट ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है। तो अभी सल्यूट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकेगी। पानी किस तरफ ट्रैवल करेगी, बोलो। पानी अभी क्या होना है, वॉल्यूम का चेंज होना है। सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि ये नंबर ऑफ सल्यूट सेल के अंदर कम है। तो अभी अगर हम वॉल्यूम अंदर घटा लें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, कॉन्सेंट्रेशन हो या टॉनिसिटी हो, वही फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेल के अंदर क्या है, कम है। तो वॉल्यूम को अगर हम वॉल्यूम को अगर हम घटा दें तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, पानी का मूवमेंट अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन देखो, सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन अंदर है कम है, बाहर ज़्यादा है।
बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए बाहर पानी ज़्यादा आना चाहिए, अंदर क्या है, अंदर ऑलरेडी कम है कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको बढ़ाना है तो पानी को बाहर निकाल देंगे। तो इस केस में क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगी। समझ गए? ये आपको अभी समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी बाहर एक्सटर्नल मीडियम क्या है, टॉनिसिटी बहुत ज़्यादा, मतलब ओरिजिनली यहाँ पर पानी क्यों निकला, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन हम क्या बोलते हैं, टॉनिसिटी भी बोलते हैं। तो ऐसे वाले मीडियम को हम नाम देते हैं हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, टॉनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटॉनिक। सिंपल। ओके, तो एक और अभी सिनेरियो देता हूँ। अभी फिर से वही एक्सटर्नल, एक बाहर पानी है, सेल के अंदर भी पानी आएगी, ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है। इस टाइम क्या है, सॉल्यूट अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, टॉनिसिटी बाहर कम है, तो इसको हम बोलते हैं, नाम देंगे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन, बाहर का सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाहर कम है, तो यहाँ पर टॉनिसिटी बाहर कम होगी, तो इसलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस टाइम क्या होगा कि बाहर से पानी अंदर आएगी, क्योंकि बाहर टॉनिसिटी, बाहर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, तो वॉल्यूम बाहर घटा देंगे, ऐसा समझ लो। या फिर ये समझ लो कि सेल का अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए बाहर अंदर वॉल्यूम बढ़ा देंगे, तो पानी अंदर आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अंदर भी जितने पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ अंदर कॉन्सेंट्रेशन या टॉनिसिटी जितनी है, बाहर भी टॉनिसिटी उतनी है। अभी पानी कहाँ जाएगी ये बताओ? पानी अभी इक्वली जितनी बाहर जाएगी उतनी ही अंदर आएगी। नेट डिफ्यूजन या नेट मूवमेंट ऑफ वाटर 0, अंदर जितनी जा रही है बाहर भी उतनी आ रही है, तो इसको नाम हम देते हैं आइसोटॉनिक। आइसो मतलब इक्वल या सेम, टॉनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन, दोनों और कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसलिए हम बोलते हैं इसको आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। आपको ये अगर समझ में आ गया है तो अभी ये देख लो, वही चीज़ दोबारा बताया हुआ है। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as a hypotonic solution. बाहर हाइपोटोनिक है, बाहर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बाहर ज़्यादा है, तो पानी क्या करेगी, सेल के अंदर आ जाएगी। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल दैन विल लीव। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट द वाटर एंटर्स द सेल। तो सेल क्या होगा, पानी अगर अंदर घुस जाएगी तो स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। तो अभी आइसोटोनिक बताया था, मीडियम का अंदर जितना वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, सेल में भी उतना ही वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, तो वाटर अंदर जितनी आएगी बाहर भी उतनी जाएगी। तो नेट मूवमेंट क्या है, नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज, जितनी अंदर आ रही है पानी बाहर भी उतनी जा रही है, तो सेल का साइज नहीं चेंज होगा। तो अभी हाइपरटोनिक पर आता है। हाइपरटोनिक तो मीडियम का क्या है, लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन वाटर अंदर, मीडियम में वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है, सेल के अंदर ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगी, सेल से निकल जाएगी, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। सच सोल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। So again, the water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enters it. Therefore, the cell will shrink. सिकुड़ जाएगी। अगर सेल से पानी निकल जाएगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उसको श्रिंक कर जाएगी। तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वही है बस। अभी एक्टिविटी छोड़िए,
आगे चलते हैं. Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant roots is also an example of osmosis. ये सब osmosis के examples हैं. तो diffusion is important exchange of gases and water in the life of a cell. ये तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा. तो in addition to this, cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. अच्छा, अभी तक ये diffusion क्या था? Spontaneous था. इसमें आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक सेल है, ठीक है. इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है कोई पर्टिकुलर सल्यूट की, बाहर कम है. डिफ्यूज़न से होना क्या है कि ये बाहर चली जाएंगी, बट सेल को क्या चाहिए? सेल को ऐसा सल्यूट और चाहिए, उसको और चाहिए अंदर आने के लिए, ठीक है. तो क्या होगा, सेल अगर इसको अंदर लाएगी तो इसके लिए उसको एफर्ट डालना पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा. तो मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे ऐसे एपरेटस हैं जिससे वो एनर्जी यूज करके वो बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन जिस चीज़ की कम है उसको अंदर ले आएंगे, ठीक है. ओके, द प्लाज्मा, नेक्स्ट देखते हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. लिपिड्स और प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है. लिपिड्स क्या है? वो अपना जो फैट्स होता है वो उसको ओवरऑल उसका कैटेगरी को हम लिपिड्स बोलते हैं. प्रोटीन तो प्रोटीन है. हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वो एक तरह का माइक्रोस्कोप होता है जो कि उसको बहुत ही क्लियरली हम देख सकते हैं. उसके बारे में आप अभी कुछ डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, वो आगे आप पढ़ेंगे अगले क्लासेस में. The flexibility of a cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis. Amoeba acquires its food through such processes. मैंने जो बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल अमोएबा फ्लेक्सिबल होता है. फ्लेक्सिबल होने से क्या होता है, वो ऐसे अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड कर लेता है, फूड पार्टिकल्स होता है उसको अंदर वो एनगल्फ कर लेता है, ठीक है. ये इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. एंडो मतलब अंदर जाना, साइटोसिस उसको अंदर ले आए, साइटोप्लाज्म के अंदर ले आएंगे तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे. अच्छा, सिमिलरली इसका रिवर्स भी होता है, ठीक है. क्या होगा? रिवर्स भी होता है. अगर अंदर कुछ चीज़ है तो वो अपना सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है. ये जैसे अपना कोई वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है. इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है. एक्सो मतलब एग्जिट करना से याद रख लो, एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस अंदर, एक्सोसाइटोसिस बाहर, ठीक है. ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना है. अच्छा, सेल वॉल क्या होता है अभी? ओके, एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में एक डिफरेंसेस तो हैं बहुत सारे, बट एक प्राइमरी डिफरेंस है, इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि सेल वॉल जो कि प्लांट सेल्स में होता है बट एनिमल सेल्स में होता नहीं है. ये देखो, ये फॉर एग्जांपल एक एनिमल सेल है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर सब चीज़ें. प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट्स, इसका कलर चेंज कर लेते हैं. तो एक मिनट, ग्रीन कहाँ है? ग्रीन, ठीक है. तो ये फॉर एग्जांपल प्लांट सेल है. प्लांट सेल में भी वही न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. उसके अलावा एक और लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. सेल वॉल का काम है कि रिजिडिटी देना, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है. आपको देखा होगा पेड़ वगैरह के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है, बट एनिमल्स का क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है बॉडी पार्ट्स. तो ये है सेल वॉल की वजह से. ओके, सेल वॉल क्या होता है? वो सिलेक्टिवली परमेबल नहीं होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, वो बस स्ट्रेंथ के लिए है. वो ऑलमोस्ट डेड ही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है. ओके, तो प्लांट सेल्स इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ठीक है. तो ये किस चीज़ से बना होता है? सेलुलोज से बना है. ओके, ये कलर चेंज कर लेते हैं. सेलुलोज से बना होता है.
सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, ठीक है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, प्लांट अगर लूज कर लेता है तो श्रिंकेज होता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। मतलब ये देखो, फॉर एग्जांपल ये अपना प्लांट सेल है, इसको कैसा सोल्यूशन में डालने से पानी बाहर निकल जाएगा, आप बोलो? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने से बाहर पानी बाहर एग्जिट कर जाएगी, ठीक है। तो जब एग्जिट कर जाएगी, सेल वॉल क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो चेंज नहीं होगा, उसका चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा। क्या होगा कि ये सिकुड़ जाएगी, ये सिकुड़ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ये एक्टिविटी से बस वही आपको देखना है। तो ओनली लिविंग सेल्स आर नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑब्वियसली डेड सेल कैसे एब्जॉर्ब करेगी, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा नहीं, मतलब मर गया होगा। तो सेल वॉल्स परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि सेल्स क्या करेंगे, पानी अंदर एंटर कर जाएगा तो सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, क्योंकि एनिमल सेल्स में कुछ रिजिड सपोर्टिंग मटेरियल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, वो क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा, फूल जाएगा, इतना फूल जाएगा कि वो बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। बट प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, तो चाहे जितना भी फूल जाए सेल वॉल को भेद नहीं सकती, तो इसीलिए सेल वॉल प्रोटेक्ट कर देती है, वो फटने नहीं देती सेल को, ओके, विदाउट बर्स्टिंग। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, वॉल भी एग्जर्ट करेगी एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल, उसको फूलने नहीं देगी। बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल्स। अच्छा, सेल वॉल, अभी इससे एक बात तो पता चली गई होगी कि प्लांट्स में भी होती है, फंजाई में भी होती है, कुछ बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में बोला था कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल, ओके। इसको छोड़ो, हाँ। According to the chemical composition, different regions of the cells get colored differentially। जो स्टेनिंग का प्रोसीजर होता है उसमें क्या होता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ सेल अलग अलग कलर्स टेक अप कर लेते हैं, कोई थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा दिखता है, कोई थोड़ा लाइट दिखता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन वगैरह स्टेन करने के लिए यूज़ होता है सेल को, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ओके, न्यूक्लियस क्या हुआ है, न्यूक्लियस है डबल लेयर्ड न्यूक्लियस है उसका कंट्रोल सेंटर। तो ये सेल हुआ, ये उसके सेंटर में न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस में क्या होता है, डबल लेयर्ड कवरिंग होता है कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल का कवरिंग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब क्या है, कुछ ऐसा होता है, ये देखो। और डिटेल में भी उसको हम कर सकते थे, बट अभी आपके इतना लेवल में उसको इतना डिटेल में नहीं जानना है, आपको बस ये जानना है कि उसका न्यूक्लियस के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होता है, मतलब कुछ छेद होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ छेद होंगे जिनके थ्रू साइटोप्लाज्म में चीज़ें अंदर आ सकती है और न्यूक्लियस से बाहर जा सकती है। पोर्स अलाउ द ट्रांसफर of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm, ठीक है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर होती क्या है, अच्छा आपको पता होगा डीएनए या जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो सब क्रोमोसोम्स के फॉर्म में स्टोर हुआ होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि ये आपके माँ क्या मम्मी जैसा आप दिखते हो या फिर आपके पापा जैसे दिखते हो, क्यों होता है, क्योंकि आपके जीन्स जो हैं उनके साथ सिमिलर होती हैं। ये जीन्स कहाँ स्टोर होती है वो होती हैं क्रोमोसोम्स में स्टोर होती हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, इसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर वो
ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होंगे जो जिसके अंदर क्या होगा, जीन्स प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम्स को अगर हम थोड़ा और क्लियरली देखें तो वो डीएनए से बनी हुई होती है, मतलब हमारे ह्यूमंस में वो डीएनए में बनी हुई होती है। तो ऐसे हो कि फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है, तो ये डीएनए के बड़े बड़े थ्रेड्स से बने होती है क्रोमोसोम। तो अभी बस आपको ये समझना है कि क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स में अपने जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं, वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, ये रॉड शेप्ड तभी बनते हैं जब सेल डिवाइड होने को आता है, नहीं तो जब सेल डिवाइड नहीं करता होगा तो वो ऐसा नहीं दिखते, वो ऐसे कुछ रैंडम फॉर्मेशन में होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अभी बताया था क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, या फिर क्रोमोसोम्स बने किससे होते हैं, क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए से प्राइमरली बनी होती है, और उसको ठीक तरह से शेप देने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए प्रोटीन्स भी होती हैं। वो स्ट्रक्चरल क्या चेंजेस में, या फिर उसको स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने के लिए प्रोटीन होती है। प्रोटीन का जीन्स में कोई रोल नहीं है। हर जो भी जेनेटिक मटेरियल सब डीएनए में स्टोर हुआ होता है। ओके, DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. Functional segments of DNA are called genes. ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपका क्रोमोसोम है, ये डिवाइड करने के स्टेज में नहीं है, तो रैंडमली ऐसा ही रैंडमली पड़ा हुआ है। तो बीच बीच में उसमें प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह वगैरह प्रोटीन्स हैं, नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन्स हैं जो स्ट्रक्चर, मतलब डीएनए को रैप करके रखते हैं, डीएनए को स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। उनका काम है, उनका कोई जेनेटिक मटेरियल उस प्रोटीन्स में स्टोर नहीं हुआ है। जो भी जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए से बना हुआ है। ये जो आपको थ्रेड जैसा दिख रहा है ना, ये थ्रेड जैसा, ये सब डीएनए से ही बना है, ये डीएनए ही है। और डीएनए को ऐसे ही अपने कॉइल करते और प्रोटीन्स उनको स्टेबिलिटी देते हैं, ये सब मिलकर एक क्रोमोसोम बनता है। तो डीएनए का कोई हिस्सा, फॉर एग्जांपल ये एक हिस्सा है डीएनए का, यहाँ से यहाँ एक जीन बन सकता है, यहाँ से यहाँ एक और जीन होगा। तो वो अरेंजमेंट जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो वही बताया हुआ है, इन अ सेल which is not dividing the DNA is present as a part of chromatin material. क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है? जब क्रोमैटिन डिवाइड करने के टाइम ऐसे मतलब एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर ले लेता है, उसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। जब ऐसे वो रैंडमली प्रेजेंट है, जब डिवाइड नहीं करता हो रहा है, रैंडमली प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन। चीज़ सेम ही है, बस उसको स्ट्रक्चर और टाइम देकर उसको अलग अलग नाम दे दिया हुआ है। तो क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मैस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। जब डिवाइड करने को आता है तो ऐसा रॉड शेप स्ट्रक्चर वो धारण कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. वही है। ओके, न्यूक्लियस का काम क्या है? Plays a central role in cellular reproduction through chromosomes and chromatin. अभी जो बताया था, the process by which a single cell divides and forms two new cells. Okay, it also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. कंट्रोल सेंटर है, तो वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा कि सेल मैच्योर होने पर कैसा दिखेगा, वो काम क्या करेगा, ठीक है। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to absence of a nuclear membrane. हमारे में हम जो डेवलप्ड हैं, हम जो डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में हमें जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ हमने क्या बताया था, 2 डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ताकि न्यूक्लियस का एक पर्टिकुलर फिक्स जगह हो। बट लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया में क्या होता है कि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, क्योंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो ऐसा रैंडमली प्रेजेंट होता है। उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड।
ये डायग्राम एक बार देखो, ये क्या लिखा है, न्यूक्लियोइड। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, इसको अभी समझ लो ये बैक्टीरियल सेल है। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोइड। ओके, तो इसमें कोई इसका कोई बाउंडिंग लिमिटिंग बाउंड्री नहीं है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये ऐसे ही प्रेजेंट है। तो इसको न्यूक्लियस ना बोल के न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक सेल हमने जो देखा, ये क्या है, यही देखते हैं आगे। ओके, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड, बताया था अभी। सम ऑर्गेनिजम्स whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes, ठीक है। organisms with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes। तो ये क्या है, यूकैरियोट क्या है, प्रोकैरियोट क्या है, वही है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको हम यूकैरियोट बोलेंगे, जिसके पास नहीं है उसको हम प्रोकैरियोट बोलेंगे। यूकैरियोट हम जो बड़े एनिमल्स दिखते हैं, इंसान, हाथी, इवन एंड्स जो आपको दिख जाते हैं, वो सब यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स नॉर्मली बैक्टीरिया होती हैं और उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस आपको पूछी जा सकती है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है। यूकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं प्रोकैरियोट में नहीं मिलते, उनके ऑर्गेनल्स डिफरेंट होता है। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल्स ज़्यादा डेवलप होते हैं, उसमें ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है। जैसे मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब ये सेल है, उसके में तो न्यूक्लियस उसका डिफाइंड है पहले, फिर अलग अलग ऑर्गेनल्स जो होती हैं उनका भी खुद का एक न्यूक्लियर, उनका भी न्यूक्लियर नहीं, उनका भी अपना मेम्ब्रेन हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोइड है, उनमें न्यूक्लियस से डिफाइंड नहीं है, तो बाकी ऑर्गेनल्स क्या डिफाइंड होंगे, ठीक है। तो ये मतलब एवोल्यूशन के दौरान, अपने जो डेवलपमेंट के दौरान लाइफ की, पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स अर्थ पे आई थी। जो पहली लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ पर वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, फिर वो इवॉल्व करके यूकैरियोटिक सेल्स में बदल गए। तो अभी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ऐसा नहीं कि वो सब चले गए। तो अपने जो बैक्टीरिया हैं वो सब एग्जाम्पल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, ठीक है। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया is associated with membranous vesicles, bag-like structures, but not with plastids as in eukaryotic cells। इसको मैं आगे थोड़ा बेटर बताऊंगा। प्लास्टिड्स क्या होता है आपको पता है, जो अपने ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट से एनर्जी निकालते हैं, तो वो किससे करेंगे, वो करते हैं उनके जो सेल्स हैं उनमें जो क्लोरोफिल, आपको पता होगा क्लोरोफिल के हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होती है, वो सेल्स में एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। ये जो प्लास्टिड है इसके अंदर क्लोरोफिल होती है, ठीक है। ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं। बट जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी होती है जैसे एल्गी वगैरह, एल्गी नहीं, आपको बैक्टीरिया के अंदर पढ़ेंगे तो उसको बेटर याद आया, मतलब पता चलेगा। बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो उनका क्लोरोफिल अलग होता है। उनका क्लोरोफिल उनका प्लास्टिड होता ही नहीं है, वो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेनस वेसिकल्स मतलब उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये फॉर एग्जांपल ये है एक ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ये जो उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक ऐसे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा बेंड करके ऐसे आ जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। यही बोला है कि एसोसिएट में प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल होता है इट इज़ एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। वेसिकल मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा बैग पाउच जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें उनका प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिल होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म बोला था जो जेल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऑर्गेनल सस्पेंडेड होती है। तो ओके, तो ये फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये रहा सेल। फिर ये जो है
सेल के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं, जो जेल है, इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। सिंपल, ठीक है, वही चीज़ लिखा है साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles performs a specific function for the cell. Cell organelles are enclosed by membranes. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है। जो यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे प्लास्टिड हुआ, या जो अभी बताया था, जो भी सेल ऑर्गेनल हो उसके बारे में तो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ। वो भी, उनका भी खुद का मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन जो डिफाइंड होता नहीं है, उसके अलावा भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट, ये आपको बताया था। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स have न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है और ऑर्गेनल्स का भी मेम्ब्रेन होता है। Significance of membranes can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack any membranes and hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. वायरस का काम क्या है? वो इन्फेक्शन देता है आपको। इन्फेक्शन कैसे करता है? वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो आपके सेल का जो मशीनरी है वो खुद यूज़ कर लेता है। ठीक है, वायरस अगर बॉडी के अंदर नहीं होता तो बाहर वो खुद का काम नहीं कर सकता है। वायरस इंडिपेंडेंटली जिंदा नहीं रह सकता है। क्योंकि उनका सेल मेम्ब्रेन है ही नहीं, एक्चुअली उनका सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो उनका बस जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। वो जब आते हैं हमारे बॉडी पर आते हैं, हमारे बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं और हमारे सेल के मशीनरी को यूज़ करके ज़िंदा रहते हैं। खुद ब खुद जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, ये क्या है? अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बीच में एक डिफरेंस का टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक टेबल दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस के बारे में। अभी ये देख लो, ये साइज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 से 10 माइक्रोमीटर है प्रोकैरियोटिक सेल। 1 माइक्रोमीटर क्या है? 10⁻⁶ मीटर्स। ठीक है, मतलब 1 मीटर का 10⁻⁶ पार्ट। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं 0.12345 इतना मीटर। ठीक है, तो ये है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ मीटर। ओके, तो साइज़ेस याद मत रखो। ये देख लो, जैसे 1 से 10 माइक्रोमीटर है इसका साइज़। यूकैरियोटिक सेल का 5 से 100 मतलब 10 गुना ज़्यादा है। यूकैरियोट्स बड़े होते हैं प्रोकैरियोट सेल के मुकाबले। तो न्यूक्लियर रीजन ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आप पता ही है। देखो, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोट्स में नॉट वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियर होता है, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक का सिंगल होता है और यूकैरियोटिक में मल्टीपल होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम। ह्यूमंस जो कि यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, हमारे में 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो फिर आगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता, बट यूकैरियोटिक सेल में होता है। इजी था। ठीक है, तो अभी हो गया न्यूक्लियस, हो गया न्यूक्लियस, हो गया साइटोप्लाज्म, हो गया मेम्ब्रेन, हो गया। अभी जो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बता रहे थे उसके बारे में जानते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स में क्या है? आपको पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम में थोड़ा डरने का नहीं है, इजी है। बार बार आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देख लेते हैं ये क्या हो गया। हाँ, फिर गोल्गी एपेरेटस है, लाइसोसोम है, और क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। फिर सेल डिवीज़न के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, बस इतना ही है। तो आपको 5 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानना है। सेल डिवीज़न के बारे में बहुत थोड़ा सा दिया है, ईजी होगा। ठीक है,
So every cell has a membrane around it to keep its own contents separate from the external environment. Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. ठीक है? To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane-bound little structures or organelles within themselves. ऑर्गेनल्स को एक दूसरे से अलग रखने के लिए, अपना जो खुद के अंदर जो क्या केमिकल रिएक्शंस है वो अलग रखने के लिए मेम्ब्रेन्स बना के रखे हैं. अपना एग्जांपल ऐसा ले लो, जैसे आपका हार्ट और स्टोमक अगर अलग अलग नहीं होता तो आप जिंदा कैसे रहते, वैसे यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन के सहारे सेपरेटेड हुए हैं. ठीक है, तो ये फीचर है यूकैरियोटिक सेल्स का, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स. ये आपको बार बार बता रहा है. ठीक है, सम ऑफ दिस ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया था. सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स व्हिच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. प्लास्टिड में अभी बताया था, जिसमें क्लोरोफिल होता है, वो प्लांट्स में ही बस मिलता है. एनिमल्स में क्लोरोफिल तो होता ही नहीं है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो बस प्लांट्स में ही प्लास्टिड आपको मिलेगा. दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल्स. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले ये देख लो, ये बड़ा करके दिखा देता हूँ. ठीक है, अच्छा ये न्यूक्लियस है, ये जो चीज़ है ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस. ओके, इसके अंदर ये जो है ये सब में जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होगा. इसको भी मिटा देता हूँ, सॉरी. हाँ, कहाँ गया. ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है. इसके ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये कौन सा है, ये आपको दिखाता है. न्यूक्लियर एनवेलप क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो डबल लेयर बना हुआ है इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं. अभी जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाना था, ये पहले देखते हैं. रफ दो तरफ के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. ओके, रफ में ये देखो, ये आया रफ वाला, बिल्कुल न्यूक्लियस से सटा हुआ है. ये देखो बिल्कुल न्यूक्लियस से सटा हुआ है. स्मूथ थोड़ा दूर में है. ठीक है, ओके. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानने से पहले आपको ये भाग क्यों जाता है, इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, जो कि है राइजोसोम. राइजोसोम ये इकलौता ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है. बाकी सब ऑर्गेनल्स अलग हैं. ठीक है, राइबोसोम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन्स बनाते हैं. क्या होता है, प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं. बस यही उनका, इतना ही याद रखो. राइबोसोम क्या है, ये जो छोटे छोटे डॉट 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 नहीं दिख रहे हैं, ये देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं राइबोसोम. इसका काम क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है. इतना याद रखना काफ़ी है. अच्छा, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डिफरेंस क्या है इनमें. रफ में राइबोसोम लगे हुए हैं, ये जो देखो ना ग्रीन सारे, ये रफ वाले पार्ट में लगे हुए हैं. स्मूथ में उसके ऊपर, ये स्मूथ इसलिए दिखता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं है. ठीक है, दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चरली सेम है. ये रफ ऊपर से दिखता है इसलिए क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है, स्मूथ पर राइबोसोम नहीं है इसलिए वो स्मूथ दिखता है. सिंपल. ठीक है, अभी थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में विस्तार से बताते हैं. ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. ठीक है, देखो ये जैसे ये क्या था, ये कैसा बना है, इसको मिटा देते हैं. ये ट्यूब्स एंड शीट्स जैसा नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल लंबा सा, ये भी लंबा सा, बिल्कुल ट्यूब की तरह है और बिल्कुल न्यूक्लियस से सटा भी हुआ है. मिट गया. ठीक है, endoplasmic reticulum has a large network of membrane-bound tubes and sheets. It looks like long tubules or round or oblong bags, vesicles. बैग मतलब वेसिकल मतलब बैग ही होता है, बैग या पाउच.
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यार इसको शॉर्ट में लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन जो है वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना था? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेम चीज़ से बना हुआ है। अच्छा, तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ में क्या बताया था? राइबोसोम नहीं है, रफ के ऊपर राइबोसोम है इसलिए रफ दिखता है, या फिर ऐसे याद रख लो, आर से राइबोसोम, आर से रफ, तुमको जैसे भी याद रखना है, बट कॉन्सेप्चुअली समझ लो तो बेटर है। रफ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम लगे हुआ है। रफ endoplasmic reticulum looks rough under microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. The ribosomes, which are present in all active cells, are the sites of protein manufacture. The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on the need using the endoplasmic reticulum. तो endoplasmic reticulum काम क्या करता है? वो डिलीवरी कर देता है, वो प्रोटीन्स बनते हैं उसका डिलीवरी कर देता है सेल में जहाँ पर उसको ज़रूरत है। Smooth endoplasmic reticulum helps in manufacture of fat molecules और lipids important for cell function। ठीक है, अच्छा ये देखो हमने क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता था लिपिड्स या एंड प्रोटीन से। प्रोटीन कहाँ से आता था? प्रोटीन आता था राइबोसोम से, प्रोटीन आता था राइबोसोम से। राइबोसोम कहाँ से आता था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो ये क्या हम समझ सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, लिपिड कहाँ से आता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये जो लिपिड्स एंड प्रोटीन से ये मिलकर क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बड़ा रोल है। ठीक है, smooth endoplasmic reticulum helps in manufacture of fat molecules or lipids important for cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. बताया था सेल प्रोटीन आता है रफ राइबोसोम से, राइबोसोम चिपके हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लिपिड्स आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये सब मिलके बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, कुछ नया बनाना, तो बायोलॉजिकली बन रहा है इसलिए बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones. Although endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. Simple. Thus, one function of the endoplasmic reticulum is to serve as channels for transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. न्यूक्लियस से सटा हुआ है बताया था, तो न्यूक्लियस को सप्लाई कर सकता है, न्यूक्लियस से सप्लाई कर सकता है, और दूसरे जगह जो साइटोप्लाज्म के हैं जहाँ पर वो डिलीवरी देता है। ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ओके, इन लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन है? जिनका वर्टिबल कॉलम होता है। वर्टिबल कॉलम क्या है? आप देखेंगे आपके पीठ में वो जो स्पाइनल कॉर्ड जिसमें गया हुआ है उसको हम बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। ह्यूमंस और जो आपके मोस्ट ऑफ द जो जिसमें होता है ना वर्टिबल कॉलम, जैसे कि फिश या आपके रेप्टाइल्स में होता है, मैमल्स में होता है, इंसानों में होते हैं, उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो उनके लिवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डिटॉक्सिफाई करता है मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स को। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन क्या है? वो ड्रग्स एंड पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करना है, उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। ओके, ये एक और ये प्लांट सेल का पिक्चर है। यहाँ पर देखो ये सेल वॉल भी है, सेल वॉल दिया देखा, हाँ देखो ये सेल वॉल भी है। फिर तो ये कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर होगा। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अंदर वाला है और सेल वॉल ये बाहर वाला है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अच्छा, गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस पहले डायग्राम पहले देख लो है क्या चीज़, फिर उसको समझने में इजी होगा। मिटा देता हूँ गोल्गी एपेरेटस, तुम ढूंढ लो तब तक कहाँ है।
ठीक है, गोल्गी एपैरेटस, ये रहा गोल्गी एपैरेटस। ये देखो, ये गोल्गी एपैरेटस है। ये कैसा दिख रहा है? ये इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्न बोलते हैं एक्चुअली। ये जो एक स्ट्रक्चर है इसको सिस्टर्न बोलते हैं। इसको याद मत रखो, समझने के लिए बता रहा था, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है देख लिया, ओके। गोल्गी एपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट का नाम है, उसने डिस्कवर किया था, ओके। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns, ओके। वही आपको दिखा था अभी, सिस्टर्न्स क्या है? ये देखो, ये कैसा अरेंज हुआ है? ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, ऑलमोस्ट पैरेलली अरेंज हुआ है। ये सब वेसिकल्स हैं। एक मिनट, ये निकल क्यों जाता है? हाँ, ये जो वेसिकल्स हैं ये पैरेलली अरेंज्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न है। ये सिस्टर्न, इसको बोलेंगे सिस्टर्न। ये तीनों के तीनों सिस्टर्न है। इस गोल्गी एपैरेटस में 3 सिस्टर्न है, ओके। इस वाले एग्जांपल में ये सब पैरेलली अरेंज्ड हैं और ये भी न्यूक्लियस से अप्रोक्सीमेटली आसपास ही रहता है, ओके। आगे चलते हैं। फ्लैटेंड सैक्स उसको बोलते हैं, सिस्टर्न को, मतलब दिखता वैसा है। अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। These membranes often have connections to the membranes of endoplasmic reticulum, therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. ये क्या होता है कि इसका मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन क्लोजली एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो इसको तो ये एक सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का ये हिस्सा है, बस इतना समझ लो। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी एपैरेटस। ये करता क्या है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिलीवर करता है, उसको अगर कुछ डिलीवर करता है तो उसको वो थोड़ा पैकेजिंग करता है, उसमें थोड़े चेंजेस करता है, थोड़ा मॉडिफिकेशन करता है गोल्गी एपैरेटस, फिर उसको आइदर सेल के बाहर भेजता है या फिर सेल में दूसरे टारगेट्स को भेज देता है, ठीक है। Okay, the material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its functions include storage, स्टोर कर सकता है, modification तो करेगा बताया था, and packaging products in vesicles. Vesicles मतलब vesicles क्या होता है? वो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बताया था ना, वो भी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही बनता है। मतलब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ, बेटर समझ में आएगा। हाँ, ये फॉर एग्जांपल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये पहले मिटा देता हूँ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी एपैरेटस को कुछ आया, तो इसके अंदर ये स्टोर होगा, फिर इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद इसको यहाँ से दूर भेजेंगे, कहीं भी भेज सकते हैं, सेल के बाहर भेज सकते हैं या फिर सेल में ही किसी और स्टोरेज साइट या फिर किसी और ऑर्गेनल को भेज सकते हैं। तो ये जो भेजते हैं कैसे भेजेंगे? ये जो भेजा हुआ है ये क्या होता है कि एक वेसिकल होता है। अच्छा, ये वेसिकल दिखाया हुआ है, ये वेसिकल है। वेसिकल किस चीज़ से बना हुआ होता है? वेसिकल भी ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मतलब मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन के अंदर उसका जो चीज़ है, जो भी स्टोरेज मॉडिफाई किया होगा इसके अंदर डालेगा और ये वेसिकल मूव करेगा, मूवमेंट करेगा, बाहर जाएगा, कहीं भी जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये वेसिकल जा रहा है, ये वेसिकल कहाँ जा रहा है? यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वेसिकल, ओके। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड
Near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its functions include storage, modification, and packaging of products and vesicles. In some cases, complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in formation of lysosomes. अच्छा, ये लाइसोसोम क्या है ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला लाइसोसोम ही है, ठीक है, बढ़िया। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये भी एक तरह का वेसिकल ही है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब जो एसिड्स होंगे या फिर एसिड नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि अगर उस जिसको वो एनगल्फ कर ले या फिर जहाँ पर भी लाइसोसोम जाके अपना ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करेगा तो उसको डाइजेस्ट कर देगा, डिग्रेड कर देगा। तो ये डिग्रेड किसे करेगा? जैसे कि कोई वेस्ट सब्सटेंस हो सेल का, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनल हो जो कि और काम नहीं कर रहा, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे? उसको पहले डाइजेस्ट कर लेंगे लाइसोसोम, फिर जो डाइजेस्टेड सब्सटेंस मिलेगा सेल को उससे कुछ और नया कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड sacs filled with digestive enzymes. These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन ही होता है एक तरह से। तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो लगे होते हैं राइबोसोम, उससे बनेगा। लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn out सेल ऑर्गेनल्स। पुराने सेल ऑर्गेनल्स या फॉरेन मेटेरियल को डाइजेस्ट कर देंगे। फॉरेन मेटेरियल्स एंटरिंग द सेल्स एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपल है। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. During the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are also known as suicide bags of a cell. ये बहुत पूछा जाता है और ये इंटरेस्टिंग भी है। सुइसाइड बैग्स का मतलब क्या है? अगर सेल डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल लाइसोसोम तो सेल के अंदर ऐसे ही होते हैं। सेल फॉर एग्जांपल किसी ने सेल को क्या मैकेनिकली डिस्टर्ब कर दिया, मतलब डैमेज हो गया, कैसे भी डैमेज हो गया, तो लाइसोसोम क्या होगा? फट जाएगा। अगर लाइसोसोम फट गया तो उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है सेल को अंदर से ही डाइजेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो अगर सेल को अंदर से ही कोई डाइजेस्ट कर लेता है तो सेल मर जाएगा, इसलिए उसको बोलेंगे सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, ठीक है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को देख लो पहले। ये लाइसोसोम भी, ये देखो ये लाइसोसोम भी दिखाया हुआ है, ये भी वेसिकल ही है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक और माइटोकॉन्ड्रिया, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बाद में देखते हैं, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लो। मैं इसको थोड़ा जूम इन और कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें भी ये भी इसके भी दो लेयर्स होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है। ये देखो बाहर का मेम्ब्रेन एक है और ये मेम्ब्रेन है अंदर का। ये देखो, ये जो थोड़ा मुड़ के आ रहा है ना, ये इसका अंदर का मेम्ब्रेन है। ओके, समझ लिए, ठीक है। अभी इसको डायरेक्ट टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउसेस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन का काम क्या है? एनर्जी, ऑक्सीजन लेता है एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेकर वो इससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए। ओके, द आउटर मेम्ब्रेन सेल माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन्स कवरिंग्स, बताया था। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाला इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, दिखाया था। एक बार और देख लो, ये देखो, ये देखो बाहर का मेम्ब्रेन क्या है? पोरस है
वो दिखेगा नहीं बट पोरस है। अंदर का मेम्ब्रेन फोल्डेड है, देखो कितना फोल्डिंग होके रखा है, ये रोलर कोस्टर की तरह कितना फोल्डिंग होके रखा है। ठीक है, ये जो फोल्ड्स हैं इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। एटीपी है, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अभी उसका फुल फॉर्म ज़रूरी नहीं है। एटीपी क्या होता है, वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है, जो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑक्सीजन ही यूज़ करता है, जो एनर्जी जो बनाता है सेल जो बनाता है उसको स्टोर कहाँ पर करेगा, एटीपी स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल एक जगह, ये एक रीजन में ये सेल है, यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है और यहाँ पर एनर्जी यूज़ होता है। तो एनर्जी यहाँ अगर प्रोडक्शन हुआ तो यहाँ से यहाँ कैसे मूव करेगा, एटीपी में एनर्जी स्टोर होता है, एटीपी यहाँ से यहाँ मूव कर लेगा तो और यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ होगा यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। ठीक है, एटीपी उसको इसलिए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि एनर्जी इसमें स्टोर होता है और ये एटीपी जहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एटीपी वहाँ जाके पहुँच जाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ही बनाता है। ठीक, ऑक्सीजन यूज़ करके एटीपी बनाता है, कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी adenosine triphosphate molecules. ATP is known as the energy currency of the cell. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compound for mechanical work. जो भी काम करता है जिसमें एनर्जी ज़रूरत पड़ती है ATP से वो एनर्जी लिया जाता है। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make their own proteins. Mitochondria जैसे सेल का ओवरऑल खुद की न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का डीएनए है और उसका भी खुद का राइबोसोम्स है। ठीक है, ये जो राइबोसोम्स हैं और डीएनए मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बना लेता है, उसको बाहर से प्रोटीन ज़्यादातर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, प्लास्टिड्स बताया था, इसमें क्लोरोफिल ये स्टोर करता है, प्लांट सेल्स में होते हैं। प्लास्टिड्स ओनली इन प्लांट सेल्स मिलता है क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल से के हेल्प से करते हैं। क्लोरोफिल स्टोर होता है प्लास्टिड में, और प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एक दो चीज़ों में सिमिलर है, उसके पास भी अपना खुद का डीएनए है और वो अपना खुद का आरएनए है और खुद अपना प्रोटीन बना सकता है। Plastids are present only in plant cells. There are two types of plastids, chromoplast and leucoplast. अच्छा, chromoplast का मतलब क्या है, colored plastid, leucoplast है white and colorless plastid. दोनों में डिफरेंस क्या है बताते हैं। chromoplast containing the pigment chlorophyll are called chloroplast. अच्छा, प्लास्टिड के अंदर क्या होता है, पिगमेंट स्टोर कर सकते हैं। कौन सा पिगमेंट, उसके हिसाब से उसको डिवीज़न किया है। अगर कोई कलरिंग पिगमेंट, जैसे टमाटर में आपने देखा ना लाल कलर होता है, तो ये उसमें जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है, इसीलिए ये रेड कलर दिखता है। और लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है क्योंकि क्लोरोफिल होता है, तो उस जब प्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल स्टोर होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, वाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड, क्योंकि उसके अंदर फैट्स एंड ऑयल स्टोर होता है। ठीक है, तो chlorophyll containing the pigment chromoplast containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. Chloroplasts are important for photosynthesis in plants. Plast also contain various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. Chlorophyll के साथ साथ कैरोटिनॉइड्स होते हैं और दूसरे तरह के भी होते हैं पिगमेंट्स जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, वो येलो एंड ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. ठीक है, तो मैंने फैट बता दिया था, फैट नहीं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ऑयल्स एंड स्टार्च, ये सब ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है, इसलिए उसको वाइट दिखता है। Internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called stroma. These are similar to mitochondria in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. ठीक है, अच्छा स्ट्रोमा क्या है, ऐसा समझ लो कि ये फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिड है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट, यस,
ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लास्टिड है। इसके अंदर भी इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, ग्राना होंगे, थाइलाकॉइड होंगे, वो तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो इसके अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस होगा, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर भी जो जेल लाइक सब्सटेंस होगा इसको बोलेंगे हम स्ट्रोमा। जैसे सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है प्लास्टिड में, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ये उसका मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर वेसिकल्स होंगे जिसमें क्लोरोफिल जमा हुआ होगा। इसको थोड़ा और अगर तुम्हें डिटेल में समझाने नहीं, बट याद नहीं रखना है, 2 मेम्ब्रेन्स होंगे। इसके अंदर ऐसे वेसिकल्स होंगे, बहुत सारे वेसिकल्स होंगे, बहुत सारे वेसिकल्स होंगे। ये इंटरकनेक्टेड होंगे, ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड होंगे। ये इसके अंदर क्लोरोफिल होगा, इसके अंदर क्लोरोफिल होगा, ठीक है। और ये जो बाहर का जो मटेरियल है, ये जो बाहर का मटेरियल है, ये जिसके अंदर क्लोरोफिल के वेसिकल्स हैं, इसको हम नाम देते हैं, ये है स्ट्रोमा। ये उसका मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। मेम्ब्रेन लेयर्स जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और उसको किसमें एम्बेड किया हुआ है, ये है स्ट्रोमा। ओके, फिर है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ईजी हैं सबसे। अगर देखते हैं पहले डायग्राम दिया है या नहीं वैक्यूल्स का। वैक्यूल का डायग्राम यहाँ पर नहीं दिया गया है। वैक्यूल वैसे ईजी है, वो भी वेसिकल्स जैसे ही है, बट एक्चुअली वैक्यूल्स तो यहाँ पर होगा। हाँ, प्लांट सेल में है वैक्यूल। एनिमल सेल में ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है या बहुत छोटा है, दिखता नहीं है। ये जो आपको बड़ा सा दिखती है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये इसको हम कहेंगे वैक्यूल। आइए एक मिनट, ये है वैक्यूल। ये क्या हो रहा है, हाँ, ये वैक्यूल्स हैं। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स अपना जो सैप होता है, जो प्लांट के अंदर जो लिक्विड होता है, आपने देखा होगा, या फिर वाटर होगा, या फिर उसका जो भी स्टोरेज मटेरियल होगा या वेस्ट मटेरियल होगा, वो वैक्यूल्स में स्टोर करके रखता है। इसमें पानी भी आता है, पानी भी स्टोर कर सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा बेटर पढ़ते हैं टेक्स्ट से डायरेक्ट। ओके, तो वैक्यूल क्या है? वैक्यूल आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। Vacuoles are small sized in animals cells, while plants are very large vacuoles. हमने देखा था ना अभी कि ये देखो प्लांट सेल में कितना बड़ा वैक्यूल, ऑलमोस्ट 90% भी कवर कर सकता है वो, और एनिमल सेल में दिख भी नहीं रहा है, तो ठीक है। ओके, तो स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स while plant cells are very large vacuoles. Central vacuole of some plants may occupy 50 to 90% of the cell volume. ठीक है, ओके। तो हाँ, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी क्या है? टर्जिडिटी मतलब टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करना। मतलब जो वैक्यूल है यहाँ पर, या एक मिनट, यहाँ जो वैक्यूल है, इसके अंदर जब वाटर आता है ना, इसके अंदर जो वाटर आता है, ये वाटर बाहर ऐसे प्रेशर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अंदर अगर बहुत, जैसा आप समझ लो कि बलून में तुमने पानी भर रखा है, पानी बहुत जब भर जाता है तो बलून क्या टाइट हो जाता है। जब पानी कम भरा हुआ होता है, वो थोड़ा क्या, उसको तुम प्रेशर लगा सकते हो, मतलब उसका शेप चेंज कर सकते हो। और जब टाइट हो जाता है, क्योंकि पानी भर जाता है, क्योंकि उसमें अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। जब पानी बहुत ज़्यादा होता है वो टाइट कर देता है सेल को, ओके, उसी को हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। Many substances of importance in life of the plant are stored in the vacuoles. These include amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. Amino acid क्या है? Amino acids मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। शुगर होता है, जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ। तो ये है जो चीज़ें जो वैक्यूल में स्टोर हो सकते हैं। एमिनो एसिड, प्रोटीन
ऑर्गेनिक एसिड्स, सुगर्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमोइबा फूड वैक्यूल होता है, जिसमें फूड आइटम्स रखता है जो अमोइबा हैज़ कंज्यूम। अमोइबा अपना जो एंडोसाइटोसिस करता है, उसने कोई चीज़ जब पकड़ ली होती है, फूड मटेरियल पकड़ लिया होता है अपना सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई करके, अंदर वो स्टोर भी अपने वैक्यूल में ही करता है। ठीक है। In some unicellular organisms, specialized vacuoles play important roles in expelling excess water and some waste from the cell. ठीक है। तो each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. The cell thus has a basic structural organization. तो ये बता रहा है कि अभी सारे ऑर्गेनल्स का ख़त्म हो गया सेक्शन, बता रहा है कि सेल ऑर्गेनल्स क्या है, अपना अपना खुद का लाइफ प्रोसेसेस दिखते हैं और यही करके वो सेल को जिंदा रखते हैं। द सेल दस इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, कौन कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे अमोइबा अपना फूड उससे एंडोसाइटोसिस करता है, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। Thus, the cell is the fundamental structural unit of living organisms. It is also basic functional unit of life. अभी सेल डिवीजन बताया था, 1 से 2, 2 से 4, वो कैसा बनता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। New cells are formed in organisms in order to grow, to replace old, dead and injured cells, and to form gametes required for reproduction. The gametes का मतलब क्या है? Gametes का मतलब है जो sperm and ovum होता है, उसके बारे में आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, उसको हम गैमेट्स बोलते हैं। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पर दिखाया हुआ था बहुत पहले गैमेट्स, वो देख लेते हैं एक बार। 1 मिनट, एक बार देख लेने से ना इजी लगता है फिर चीज़। इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ये देखो, ये क्या है, ये ओवम है, ये फीमेल गैमेट है, ये स्पर्म है, ये मेल गैमेट है। स्पर्म कितना छोटा है, ओवम कितना बड़ा है, ये दो जब मिल जाते हैं इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इससे एक सेल बनता है, इससे जो सेल बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इंटरेस्टिंग लगे इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसी को हम गैमेट बोलते हैं। आते हैं वापस सेल डिवीज़न पर, कहाँ गया, गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो गैमेट्स कैसे बनते हैं ये ही बताना चाहता है कि जो गैमेट्स भी सेल डिवीज़न से बनते हैं। हर कोई नया सेल डिवीज़न से बनता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। ये आपका डेफिनेशन। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मेयोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। अच्छा, जो नॉर्मल जो होता है सेल डिवीज़न उसको माइटोसिस बोलते हैं। मतलब यहाँ पर आपको बेटर समझ में आएगा। ये है माइटोसिस, ये क्या है, ये सेल है, ये एक सेल है, ये 4 चीज़ें क्या है, ये उसके क्रोमोसोम है। अच्छा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम। मदर से 23 आते हैं, फादर से और 23 आते हैं। तो एक ही तरह के क्रोमोसोम का 2 कॉपी होता है, एक फादर से होता है, एक मदर से होता है। ये देखो, जैसे ये एक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। इसको सेम कलर में दिखाया इसलिए है क्योंकि ये क्रोमोसोम सेम जीन्स के लिए कोड करता है। बस ये मदर से आया होगा या फादर से आया होगा, ये मदर या फादर, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल मदर से आया है तो ये फादर से आया। ठीक है, तो ये जब माइटोसिस होता है क्रोमोसोम्स भी डिवाइड कर लेते हैं। सेल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पर जो है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर दोनों ही डिविजन्स में सेम रहते हैं। यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 4। यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम। मियोसिस जिसके बारे में वो बताया हुआ था, मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड में कम हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे 4 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है, एंड में जो डिवीज़न होता है यहाँ पर कितना 2 क्रोमोसोम आ गया है, 2 क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम है। ठीक है,
मियोसिस किस लिए काम आता है? मियोसिस गैमेट्स बनाने में लिए काम आता है। और क्योंकि ऐसा समझ लो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑर्गेनिज्म है, मेल ऑर्गेनिज्म, ये एक फीमेल ऑर्गेनिज्म है। मैं ह्यूमंस के एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने कितना बताया था, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल में भी 46 क्रोमोसोम होगा, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होगा। इन दोनों का अगर कोई प्रोजेनी आया या मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो होगा, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। नेक्स्ट जनरेशन है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो क्या होगा, ये जो गैमेट्स देगा, ये एक और गैमेट देगा। फॉर एग्जांपल मेल क्या देता है, स्पर्म देगा, इसमें 23 क्रोमोसोम होगा। फीमेल में ओवम होगा, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होगा। ये दो जब मिल जाते हैं तो इसमें 46 क्रोमोसोम दोबारा आ जाता है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? मेल का रिडक्शन डिवीजन हुआ, फीमेल में भी जब रिडक्शन डिवीजन हुआ, मियोसिस पहले हुआ। मियोसिस क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गया, 46 था 23 हो गया। यहाँ पर आया मियोसिस। ये फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों मिल गए, दोनों के गैमेट्स जब मिल गए, जो नया ऑर्गेनिज्म बना उसमें 46 क्रोमोसोम दोबारा से आ गया। अच्छा, ये सिंगल सेल है, मैंने बताया था सिंगल सेल से जब वो ग्रो कर रहा होगा 2 सेल बनेगा, 2 से 4 बनेगा, फिर ये और 2 देगा, फिर और ये 2 देगा, ये और ये 2 देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब वो ग्रो कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम आएंगे, ये इक्वली, ये माइटोसिस होगा। यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, समझ गया? माइटोसिस का मतलब है इक्वल, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है, इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पर तो गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होगा, बस ग्रोथ हो रहा है, तो नए नए तरह के सेल बनेंगे ताकि वो मास में ग्रो हुए, इसीलिए इसको माइटोसिस बोलते हैं। ये बस ऊपर से समझा दिया, अभी टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं। तो 2 तरह के सेल डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। अभी इतना तो पता ही है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। अपने को सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स में बढ़त करनी है, 1 सेल से 8 सेल्स बनाना है, तो मास बढ़ाना है, तो ये किससे होगा? माइटोसिस से होगा। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये बता रहा है कि ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, आइडेंटिकल है। डॉटर सेल और मदर सेल के जेनेटिक मेकअप में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। तो डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है एज द मदर सेल। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स। आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल चोट लग गई, ब्लड निकल रहा है, स्किन में एक कट आ गई है, तो वो स्किन जब रिपेयर होगी तो नया सेल्स बनेंगे वो लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, तो वो होगा माइटोसिस से। इसलिए रिपेयर ऑफ टिश्यूज बताया हुआ है। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स। ठीक है, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। गैमेट्स क्या करेंगे, जैसे ह्यूमन की गैमेट्स में 23 होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये दोनों जब मिल जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, खुद एक और सेल बना देते हैं। यहाँ पर इसके 23, इसके 23, 46 क्रोमोसोम्स आ गए। बट जो पेरेंट होगा उसका ऑलरेडी 46 है। 46 से 23 कैसे आया, इसको रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं। रिडक्शन क्यों? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, तो यहाँ पर आता है मेयोसिस। ये जब फ्यूज़ करें इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मेयोसिस विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स। यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स हैं यहाँ पर। ये देखो, ये पहला डिवीज़न है, ये दूसरा डिवीज़न है। मियोसिस में 2 डिवीज़न होता है पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। माइटोसिस के एक राउंड में, मतलब एक माइटोसिस के राउंड में 2 सेल्स बनते हैं, मियोसिस के एक राउंड में 4 सेल्स बनते हैं। क्योंकि इसमें 2 राउंड्स ऑफ डिवीज़न है। समझ गए? पहले राउंड में 2, फिर उन 2 से और 2। ये कंप्लीट प्रोसेस मियोसिस का एक राउंड कहलाता है, और ये कंप्लीट प्रोसेस माइटोसिस का एक राउंड।
मियोसिस के एक राउंड में 2 डिवीज़न है, माइटोसिस के एक राउंड में 1 डिवीज़न है, इसीलिए माइटोसिस में 2 सेल्स बने हुए हैं और मियोसिस के एक राउंड में 4 सेल्स आ गए। The new cells only have half the number of chromosomes than that of the mother cells. बताया हुआ था। ओके तो ये पूछा, कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल्स? क्यों? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग में फिर से दोबारा 46 आ जाए। पेरेंट्स में 46 था, दोनों पेरेंट्स में 46 था, मियोसिस के थ्रू 23 आया, 23 मिलके दोबारा से 46 करे, ताकि ये जब बड़ा हो, ये जब खुद का गैमेट्स बनाए, ये मियोसिस के थ्रू फिर से और 23 क्रोमोसोम्स देगा, किसी और का गैमेट आएगा वो 23 क्रोमोसोम देगा, ये फिर फर्टिलाइज करेंगे, फिर ये 46 बनेगा, तो ऐसा चलता रहेगा। तो ये ख़त्म हो गया आपका सेल चैप्टर। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसी सब से आप क्लास 11th में भी यही सब ऑलमोस्ट होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। तो ये आपका कोई भी साइंस के क्लास में ये आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। सेल भी और ये चैप्टर भी आपके साइंस के कोर्स में ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट देता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।